या तुम लोग हिंदी का पेपर देने से पहले ही इतना डर चुके हो कि लग रहा है कि तुम लोग वर्ल्ड वॉर 3 में लड़ने जा रहे हो। अरे भाई इतना डरने की जरूरत नहीं है जब आपका भैया आपके साथ है। अरे इतना ज्यादा बच्चे कॉल कर रहे हैं, रो रहे हैं कॉल कर करके कि हमें तो भाई इतना ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा उनका, अभी से रो रहे हैं कि हिंदी के पेपर में क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, जो आज की वीडियो में बताने वाला हूं केवल वो तैयार करके चले जाओ। हिंदी का पेपर अगर इससे बाहर आ गया तो नाम बदल देना। आज की वीडियो में पूरा हिंदी का तैयारी कराने वाला हूं, पूरा मतलब कि एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूं। देख सकते हो पूरा चीज लिख कर लाया हूं। हाँ लेकिन एक ही शर्त पर ये वीडियो में बनाऊंगा कि तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि हिंदी का मैराथन वीडियो है और भाई वीडियो लगभग 40 मिनट के आसपास तक जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लड़कों के पास तो इतना डेडिकेशन ही नहीं है, रील देखते देखते अपने आप को ऐसा बना ली है जैसा कि मानो कि 10 सेकंड में उसका दिमाग इधर से उधर जा रहा है। तो भाई आपको पूरा देखना होगा। आपका भाई ये गारंटी लेता है कि हिंदी में अगर इससे बाहर कुछ आ गया तो कहना, मतलब कि 70 नंबर का पेपर होगा तो 65 नंबर इससे टकरा ही जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इतना गारंटी ले रहा हूँ, इतना आपको बता रहा हूँ, तो भाई कुछ तो बनता है। आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ अगर तुमको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैं जस्ट थोड़ी देर में बता दूंगा कैसे पीडीएफ मिलेगा, बस रुके रहना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि शुक्ल युग की कला अवधि है। तुम मॉडल पेपर उठा कर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, कोई सा विषय उठा कर देख लो। अगर ये क्वेश्चन ना आया हो तो मेरे इस वीडियो पर आकर मुझे जितना ट्रोल करना हो कर लेना। देखो 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की कला अवधि चली थी। उपन्यास भूले बिसरे के लेखक कौन है, निकाल कर देख लो। 2023 का पेपर 2024 का पेपर आया ही आया होगा, भगवती चरण वर्मा जी हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो ये मोहन राकेश है, हर साल पूछा जाता है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, देखो प्रेमचंद्र जी हैं। अब भाई कहोगे कि ये टी कैसे क्यों लगाए हो, तो ये पहले से ही लगा हुआ है, तो अब फिर सोचा कि वीडियो बना दूं, तब देखा कि ये लगा हुआ है तो इरेज करने में ज़्यादा समय लग जाता, तो फिर मैं आपको बनाकर बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, वो यहाँ पर देखो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद्र जी है। काफ़ी अच्छे से देखो भूषण किस युग के कवि हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हलवा क्वेश्चन कि आप भी नहीं जान पाओगे। रीतिकाल के हैं, रीतिकाल के, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और थोड़ी देर रुकना, अभी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 100% है, 1000% है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। मतलब सारे क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर के दिन तुम्हें देखने को मिलेंगे। स्ट्रैटेजी पूरी बताऊंगा, बस रुके रहना। 24 फरवरी के पेपर के दिन ना इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट किए कि हाँ भैया आपने जो बताया सेम वही आया, फिर नाम बदल देना। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आंगन के पाद द्वार के रचनाकार कौन है, सजिदानंद वास्यानंद हीरानंद अज्ञेय जी हैं। देखो दीप शिखा काव्य संग्रह के रचनाकार है महादेव वर्मा। अभी तुमको मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, केवल तुम देखो ना बहुविकल्पीय प्रश्न होता क्या है कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। अगर तुम इसको एक बार देख लिए हो तो याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में आ जाएगा ना कि दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो तुम्हारा पेपर में ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा कि अरे भाई हाँ महादेव वर्मा का देखे थे, अरे सॉरी वर्मा का देखे थे, तो देखिए महादेव वर्मा आ जाएगा ऑटोमेटिक। भाई काहे इतना घबरा रहे हो। देखो भाई अच्छा रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो रामचंद्र शुक्ल आ रहा है तो शुक्ल युग के हो जाएंगे। इतना नहीं बुझाएगा बबुआ, तो अब क्या बुझाएगा तुमको। इतना आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में और तुम डर रहे हो। इतने लड़के हमारे पास कॉल कर दिए कि कोई मतलब सीमा ही नहीं, बहुत से लड़के रो रहे थे। लड़के काहे लिए रो रहे हो जब आपका ये भाई आपके साथ है। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा कब से कब तक है, 1936 से 1947 तक चला था। ठीक है, देखो यहाँ पर रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है, तो आचार्य केशव दास जी हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है, कंकाल तितली इरावती, सबके लेखक कौन, सबके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक याद कर लेना भाई, क्योंकि ये तो भाई ये आया तो मैं सोचा कि ये गामा वो गाना है वो वाला, नहीं यामा है भाई, गामा नहीं है। देखो बाकी गामा के रचयिता कौन है, तो महादेवी सॉरी गामा फिर बोल रहे हैं, यामा के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा है। अब देखो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। ये विष्णु प्रभाकर आराम से आप याद कर सकते हो। क्यों, एक बार देखे कि वो भस्मासुर का जो वध करना होता है तो जो है क्या ये विष्णु जी क्या कहते हैं भाई, तो ये रूप ले लेते हैं नारी का, तो अर्धनारीश्वर से आप याद कर लो विष्णु जी। हाँ विष्णु प्रभाकर। आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक, तो ठीक से मैं बता रहा हूँ, जब जिस भी ऑप्शन में अब तक आ जाए उस ऑप्शन को बिना आंख मूंद कर मतलब टिक कर देना। ठीक है, तो देखो कौन से ऑप्शन में आपको अब तक दिख रहा है, जिस ऑप्शन में दिख रहा है उसको कर दो। वर्तमान
वर्तमान तक या अब तक इसमें आ रहा है तो ये कर दो टिक। भगवत चरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है मेरे भाई? ठूंठा आम। अरे भाई आम का तो आ गया सीजन, अब आम तो मिलेगा आपको, लेकिन पेपर दोगे तभी मिलेगा। बाकी हंसते रहना और एकदम मतलब कि ऐसा फ्रस्ट्रेशन के साथ मत देखो यार, एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा लड़ाई थोड़े। सकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरणगुप्त जी हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता मतीराम जी हैं। मतीराम, मती के राम हैं। मती मतलब कहा जाता है हमारे देहात में बुद्धि, ठीक है, आपने सुना होगा मती बुद्धि, तो भाई मतलब हाँ। गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो भाई आत्मकथा विधा की रचना है। मधुशाला, अरे भाई इतना वर्ड देखोगे तो कुछ अलग ही निकल रहा है, बाकी तुम्हें उससे कोई मतलब ना है। देखो मधुशाला किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। गुनाहों के देवता, हम लोग क्या थे जब छोटे छोटे थे, जब क्लास में पढ़ते थे तो भाई क्या करते थे, सर लिख के जाते थे तो उसको मिटा मिटा कर ऐसे ऐसे वर्ड बना दिया करते थे। अभी बनाते हो गए भाई, लिख देना बनाते थे। तो देखो यहाँ पर गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? गुनाहों के देवता की रचना किस विधा की है? और रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक। और उपन्यास विधा की रचना है। संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। देखो पहला 1943 और दूसरा 1951, तीसरा 1959 में हुआ था, ठीक है। चलो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी, कंचन बरण विराज सुबेसा। भाई अब देखो उस दुनिया में हम चले गए। नहीं अभी आपको पढ़ाना ही है भाई, काहे हम भाग रहे हैं महावीर विक्रम बजरंगी में। देखो भाई अब गुलाब, गेहूँ और गुलाब का रचनाकार कौन है? गुलाब, भाई इसको तो हटा ही दो। गेहूँ और गुलाब का रचनाकार कौन है? गेहूँ क्या है? एक वृक्ष है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी भैया हो जाए। अरे हो जाएंगे, भोजपुरी थोड़ा आ गया भाई, मैनेज कर लेना। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहा जाता है कि दोनों हाथे लिखते थे, ठीक है ना, दोनों हाथे लिखते थे, मतलब दोनों हाथों से ऐसे पेन पकड़ के और लिखा करते थे। तो शिक्षा में काफ़ी आगे थे, तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। याद हो रहा है कि नहीं? तुम्हें कमेंट में बताना, ट्रिक से याद करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूँ के रचयिता कौन है? क्या भूल जाऊं और क्या याद करूं, अरे गजब बात है। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला वंश आएगा आपका तो उसको कुछ याद रहेगा, आपका अगला वंश कोई आएगा उसको कुछ याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो क्या भूलो क्या याद आ रहा है ना, तो हरिवंश राय बच्चन। अरे भाई इतना आसान कौन बताएगा। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? वैदेही वनवास, वनवास में क्या मिलता है? वन में क्या मिलता है? औषधि मिलता है, औषधि से औषधि से मैच कर रहा है ना, तो हरिऔध याद कर लो। अरे भाई इतना आसान, हाँ इतना आसान। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। जब तुम नंदन थे, छोटे थे, छोटे लड़कों को क्या कहा जाता है? नंद कहा जाता है, नंदन कहा जाता है। तो तुम चांद खूब देखते थे, तो चांद देखते थे, तो चांद के रचनाकार कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार नंदन हो जाएंगे। अब बूढ़ा और बच्चा बराबर ही होता है भाई। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। याद होगा कि नहीं हुआ कमेंट में बताना। देखो राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य हैं, तो चोखे चौपते। राम कुमार वर्मा जो है ना काफ़ी लिट्टी चोखा लगाया करते थे, लिट्टी चोखा लगाया करते थे, तो उन्होंने नाम दे दिया चोखे चौपदे। नहीं भाई ये तो मजाक कर रहा हूँ। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनादर, गए थे वहाँ पर हितई में, वहाँ पर बड़ी हमारा अनादर हुआ, नहीं कहते हैं लोग, अनादर हुआ। अरे पूछ लो उससे तो तनी उसमें उपसर्ग का है तो बता देगा, नहीं बता पाएगा। तुम जान लो अन उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग, अनु नहीं अन, अन प्लस आदर, अनादर बनेगा, ठीक है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वर देख चंद्रयान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखो भाई तुम्हें केवल बता दे रहा हूँ, तुम्हें ही नहीं सभी बच्चों को, कि अलंकार में थोड़ा सा याद कर लो कि उपमा अलंकार क्या होता है। जहाँ पर उपमा की जाए, मतलब छोट चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाए, किसी चीज़ से तुलना कर दिया जाए बड़ी बड़ी चीज़ों से, मतलब ऐसा चीज़ की जैसे ना होता है गांव में हती चुकी बांध के हर जगह बना देना, उसी तरीके से उपमा में किया जाता है। रूपक में समानता प्रकट की जाती है। जैसे तुम्हारा नंबर 515 आ गया और किसी और लड़के का आ गया 515, तो कहा जाएगा दोनों रूपक हैं। रूपक माने एक लेखा है, तो रूपक में एक लेखा जैसा रहता है, ठीक है ना। और उत्प्रेक्षा, जहाँ पर मन हूँ, मान हूँ, जन हूँ, जान हूँ, ये रहता है उत्प्रेक्षा अलंकार। सले साफ में है नहीं तो छोड़ दो भाई। सोह तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रकाश। अभी
बताया ना, मनो मानो जनो जानू में क्या था उत्प्रेक्षा, देखो मनो आ गया तो उत्प्रेक्षा। अरे भाई इतना आसान से तुमको कोई बताएगा? नहीं बताएगा तो मेरे चैनल से पढ़ो ना। देखो नाना वाहन नाना बेसा बीएसएस समाज नहीं देखा, कौमुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद करू काहू बाहू बाहू। अरे भाई कितना फास्ट, चलो फास्ट में पढ़ाता हूँ। देखो तो इसमें कौन सा रस है मेरे भाई? रस। अरे भाई रस कौन सा रस भाई? गन्ना का रस या फिर वो जो क्या कहते हैं चीनी घोल कर पिया जाता है वो वाला? अरे वो वाला रस नहीं होता है, हिंदी में भी रस होता है। देखो ये सारे रस, तो दो ही रस आपको पढ़ने हैं, हास्य और करुण रस। हास्य माने जहाँ हंस दो, ही करके नहीं हंसते हैं लोग, जो बात कोनो बोल दिया जाए तो ही हंसने लग जाते हैं, वही हास्य रस हो जाता है। और कोनो बात ऐसा बोल दिए कि मान लो कि होकर मार के कपार फोड़ दिए हैं तो मैं करुण रस कोनो दोनों ही लगेगा, तो वहाँ करुण रस हो जाएगा। तो बस यहाँ देखो ना, बी हंस रहा है, यहाँ बी हंसना का मतलब गाँव में सुने होंगे बड़ी भी हंसता ही, मतलब बहुत हंस रहा है। अभी हंसना के मतलब हंस रहा है तो हास्य रस हो गया। अरे भाई इतना आसानी से कौन बताएगा तुमको? चौराहा में कौन सा समास है? देखो चौराहा, चौराहा देखो कितने कहते हैं कि तुम हमको चौराहे पर घेर के मारेंगे, चौराहे पर। अरे चौराहा पर घेर के मारेंगे तो नहीं बताओ ना चौराहा में कौन सा समास है, तो नहीं बता पाओगे। तो देखो चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु कैसे? चौ मतलब होता है चार, और चार जहाँ पर आ गया वहाँ पर द्विगु हो जाएगा। द्विगु क्या होता है? संख्यावाची होता है, जहाँ पर संख्या। द्विगु माने दूगो, द्विगु माने दूगो, दूगो क्या है? संख्या है, मतलब ऐसे ठीक से बता रहा हूँ। द्विगु माने दू, और दू से याद रखो कि संख्यावाची होता है। द्वंद्व, द्वंद्व से याद रखो कि जैसे माता और पिता, जिसके भी बीच में यहाँ पर ये ऐसा चिन्ह आ जाए और पहले वाले का उल्टा दूसरा वाला हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे दिन रात, इसी प्रकार से सभी कर ले जाओगे। तत्पुरुष जिसमें विभक्ति का लोप होता है, और बहुब्रीहि तो आप में है ही नहीं, और यही दो हैं, ये दोनों ही नहीं है। धनुष का पर्यायवाची क्या होता है भाई? धनुष का पर्यायवाची कोदंड होता है। कोदंड उठाइबा? नहीं उठाएंगे। देखो वेद पुराण शब्द में कौन सा समास है? वेद और पुराण, वेद पुराण में कौन सा समास? वेद और पुराण में बीच ऐसे रहेगा तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। वाच्य प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अरे भाई इतना ज्यादा नहीं, चलो हाँ सही है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। हाँ हंसना हास्य रस हो गया, ठीक है। अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है? अनुग्रह में अनु उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग माने पहले, प्रत्यय माने बाद में। पहले कौन है हमारे भाई? पहले आया है अनु, तो अनु हो जाएगा। तो अनु किसका नाम भी हो सकता है? ना ये तो नाम तो नहीं है। अब देखो मेरे भाई, सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम। जैसे देखो राम कहता है कि राम खाना खाता है, राम बजाया जाता है। अब इतना लिखेंगे, अब लिखेंगे कि राम खाना खाता है, वह बजाया जाता है, वह घूमने जाता है, वह दोस्तों के साथ खेलता है, और झगड़ा लड़ाई करता है। ये चीज़ तो वह लगा के जो मतलब संज्ञा के स्थान पर राम को हटाकर वह लगाया जाए तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं सर्वनाम कहलाता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है भाई? 24 मात्राएं होती है। रोला, इसका क्या रोल है भाई? 24 घंटा रोले प्ले करेगा। 24 हो गया, इससे ठीक से 24 घंटा तुम अपना रोले दिखाओगे, हम अब अपना रोल दिखाएंगे। 24 घंटा माने 24। अरे भाई इतना आसान, इतना ही आसान है हिंदी। आओ अब चलते हैं, कहाँ चलते हैं भाई? अरे ना आगे तो कह रहा है कि भाववाच्य में इसका रूप क्या होगा? भाववाच्य में क्या हो जाएगा? आओ अब चला जाए, आओ अब चला जाए। कहाँ चला जाए भाई? चांद के पास चला जाए। ये सारी ये गाने वगैरह हैं। चलो वाच्य प्रयोग में कितने भेद होते हैं? वाच्य प्रयोग के 3 भेद होते हैं, काफी बेहतरीन। पीपर पात सरिसमन डोला। ओहो, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर का पत्ता ही माने पत्ता मन के जैसे डोलता रहता है। इसमें कौन सा अलंकार है भाई? उपमा अलंकार है। पीपर के पतवा को देखो तुलना कर दिया गया है मन से। मन से बता दिया गया कि मन से तुलना इसका हुआ है। मन जैसे डोलता है वही तरीका से पीपर का पत्ता भी डोलता है, तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। अरे भाई इतना नहीं जानोगे? उपमा, उपमा माने ऊ से ऊपर, ऊपर क्या होता है? पता ही, याद कर लोगे। पीपर पात सरिसमन डोला में उपमा। अरे रे। चलो प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रतिधन एकम हो जाएगा। मते रूप में ये सब चीज तो भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मत पढ़ना, ये मत याद करना, 2 नंबर आएगा, आहे पर भी लगा दोगे, ठीक है। इस बहुत माथा पच्चीसी वाला होता है, ये दोनों सही है। बाकी देखो अपने से भी लेखक की रचनाएं याद कर लेना, कवि की रचनाएं याद कर लेना, काल विभाजन याद कर लेना और कालों की समय अवधि याद कर लेना। थोड़ा बहुत अपने से भी मेहनत कर लेना भाई, इसके बाद भी थोड़ा बहुत मेहनत कर लोगे तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ मैं लेकर आया हूँ, मतलब कि भाई
तुमको एक भी चीज़ से अपंग नहीं होने दूंगा। मतलब नहीं होता है कि हाथ पैर सही है, थोड़ा सा उंगली कट गया तो अपंग कहलाएगा, तो वो भी चीज़ मैं नहीं होने दूंगा। देखो हिंदी 2025 गद्यांश पद्यांश महामैराथन इससे बाहर नहीं आएगा, 95% लाने की गारंटी। देखो कैसे, गद्यांश पद्यांश में केवल 3 चैप्टर के सारे गद्यांश देख लेना आपके सीरीज में जो हो, 3 ही नहीं केवल 2 ही, ये मित्रता और ममता, केवल ये 2 चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, इनको पढ़ लेना, याद मत करना, मैं तुमको याद करवा दूंगा, अभी कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। केवल ये 2 चैप्टर के गद्यांश केवल देख लेना भाई। इतना चिल्ला रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। और हाँ, PDF मैं नहीं बताया आपको, तो PDF देखो कैसे मिलेगा। PDF मिलेगा इस नंबर पे, देखो 95 65 44 16 60, ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पे केवल और केवल आपको व्हाट्सएप पर बात कर लेना है। बात कर लोगे तो हमारी टीम बता देगी कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा। मतलब कुछ नहीं है, बड़ी ज़्यादा आसान है। मात्र 39 रुपया में तुम्हें सभी सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा हमारा भाई, सब सब्जेक्ट का। इतना बढ़िया बढ़िया PDF की तुम देखोगे तो मन खुश हो जाएगा भाई। 39 में मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 199 लूँ, 999 लूँ ना, कम में दूँ कि हर एक बच्चे, क्योंकि गाँव से जो भी लड़के हैं मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। तो आप लोग इस पर नंबर पे व्हाट्सएप करके, और ये जो इतना पेमेंट है ना, इस नंबर के फ़ोन पे पर या फिर गूगल पे पर करके इस नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे तो चला जाएगा। और बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि फेक है, ये है वो, कुछ नहीं है भाई। 39 रुपये लेकर आपका मैं राजा थोड़े बन जाऊँगा। टीचर हैं, टीचर की ये थोड़ी होती है कि ईमान बेचकर पैसे कमाया जाता है, नहीं, वो चीज़ हमारे बस की नहीं है। केवल आप कर दो, मैं 39 रुपये में सभी सब्जेक्ट भेज दूँगा। थोड़ी मेहनत लगी है भाई उस चीज़ को तैयार करने में, तो वही ले रहा हूँ, बाकी आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ। बाकी देखो यहाँ पर अब आपका गद्यांश आ गया, जैसे मैंने बताया 2 चैप्टर तैयार कर लेना, ममता और मित्रता, काफ़ी बेहतरीन तरीके से। हाँ, लेकिन चैप्टर के लेखक का नाम हमेशा याद रखना, क्योंकि भाई वो चीज़ ज़रूरी होती है। देखो ये आपका मित्रता पाठ से लिया गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन में एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमें सत्य पवित्रता और प्रेम की मर्यादा के पृष्ठ करेंगे। हम जब कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें चित करेंगे, जब हम उत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। 2000 देखिए कितने बार पूछा गया भाई, तुम ही देख लो, तुम ही देख लो, क्योंकि मैं चुन चुन कर चाल चलूंगा, अगला किंग तो मैं ही बनूंगा, तुम कहो अब, ठीक है। देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। ओहो, संदर्भ क्या होता है? बहुत सारे लड़के रट रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तुम देखो, इसको मैं ढक दे रहा हूँ, मैं बताऊंगा। प्रस्तुत माने जौन प्रस्तुत, अरे तनी खाना प्रस्तुत किया जाए तो उसी प्रकार से जो प्रस्तुत किया गया है तो उसी चीज को प्रस्तुत। गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन पाठ्य पुस्तक है? तुम्हारी हिंदी है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस पाठ से लिया गया है? तो मित्रता पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक शुक्ल भैया हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कितना बढ़िया से लिख दिए। अब देखो तो यही चीज लिखा गया है। बक बुर्बकते ने, तुम कर नहीं लोगे, कर लोगे, इसको छोड़ो, हटाओ, चलो कर लोगे कि नहीं कर, देख लो भाई, बता दे रहा हूँ ना, तो तुम कहोगे कि नहीं बताया भैया आपने। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हंसते रहो, हंसते हंसते याद करो भाई, तुम हंसो पहले तो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर मत लो, क्योंकि हम आपके साथ हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे विश्वास पात्र मित्र अपने जीवन में एक औषधि है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिख दोगे, बढ़ा चढ़ाकर। सबसे पहले ये चीज़ लिखना कि शुक्ल जी कहते हैं कि, उसके बाद लिख देना कि विश्वसनीय मित्र हमारे जीवन में और दवाई के समान होता है। देखो दवाई के समान होता है, हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए, हमें अपने मित्रवा से, हमें अपना दोस्तवा से ये उम्मीद रखने के चाहिए कि वो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, कि हमें बढ़िया बढ़िया बात विचार बताएंगे, हमको दोष और त्रुटि से बचाएंगे, हमें सत्य और पवित्रता और मर्यादा को बढ़िया से बना के रखेंगे। जब हम गलत जगह पर पैर रखें तो वो हमें बताएगा, अब तो मित्रवा ऐसे नहीं है, लेकिन वो बताएगा। और जब हम हतोत्साहित हो तो हमें उत्साहित करे, माने और हमारे के कहे कि मान लो कि हम फेल हो गए एग्जाम में, तो हमें मित्रवा हमें उत्साहित करे कि ना भाई चल बहुत बढ़िया, मतलब चल तुम अगले बार भी कर लेगा। अब का मित्रवा है कि वो तो फेल हो गया, ना उत्साहित करे भाई, कोई बात ना, चलो तुम अगले बार बहुत अच्छा करोगे, ऐसे मित्र कहने। तो यही चीज़ बना के लिखना है, तुमको क्या दिक्कत है। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं? लेखक ने अच्छे मित्र के कर्तव्य ये बताए हैं कि हमें दोषों त्रुटियों से बचाएंगे, जब हम
हम उत्साहित हों तो हम उत्साहित करेंगे, एकदम बढ़िया। अरे भाई तुम अपने मित्र दिन भर मित्र दोस्त संगतिया के साथ रहते हो, इतना नहीं जानते हो, बहुत जानते हो तुम। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करने लगता है। पंडित जी हम बन गए हैं, नहीं अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, देखो हाँ पंडित जी लिखा नहीं पढ़ेंगे, केवल इतना देखो। हर साल पूछा गया संदर्भ व्याख्या बताना है, कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो तुमको मैं आपको बता दिया हूँ कि संदर्भ यही है, संदर्भ ये देखो कैसे पहचाना है। तो देखो कुसंग आ रहा है, कुसंग मतलब बुरी संगति, और यहाँ पर देखो खोजोगे तो मित्र के बारे में आएगा ही आएगा। देखो कुसंग आ गया तो इससे समझ गए ना कि ये मित्रता पाठ से लिया गया, तो इसी प्रकार से तुम्हें जांचना है, इसको पढ़ना है। तो ये मुझे मालूम चल गया कि मित्रता पाठ से लिया गया, तो संदर्भ काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं लिख दूंगा कि प्रस्तुत कर ध्यान से हमारी पाठ है पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हाँ ढकार आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, चलो तुम भी खाओ पियो मस्त रहो, हाँ लेकिन वीडियो देख कर देखो। यहाँ पर संदर्भ व्याख्या करना है। व्याख्या क्या है, कुसंग का ज्वर, अरे बाप रे, कुसंग मने गलत संगति के ज्वर मने बुखार सबसे भयानक होला, मतलब कि सबसे भयानक होता है। गलत संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है, मतलब सबसे डरावना होता है, सबसे घातक होता है। जिसे ज्वर से पीड़ित आदमी हो जाता है ना तो मर जाता है, घातक हो जाता है उसके लिए। वही प्रकार से कुसंग के भी बुखार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता, यह केवल तुम्हारे रहन सहन और तुम्हारे विचारों का ही नाश नहीं करता बल्कि तुम्हारे बुद्धि को भी क्षय करने लगता है, मतलब तुम्हारे बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। याद रखो ना, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हो, अगर कोनो नौजवान लड़का के संगति गलत जगह हो गया तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनत के गड्ढों में गिराता जाता है। मतलब कि देखो अगर तुम्हारा संगति गलत जगह हो गया तो तुम्हें दिन प्रतिदिन वो गड्ढे में गिराता जाएगा, एक पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाएगा, जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो इसी प्रकार से बनाकर नहीं लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो बनाकर, 2 नंबर का है बनाकर 4 लाइन लिख दो, एकदम काफी बेहतरीन। इतना नहीं देगा, 2 लाइन केवल अंडरलाइन देगा, ये समझ लो, केवल 2 ही लाइन अंडरलाइन देगा, बाकी इतना नहीं देगा, ठीक है। 2 नंबर का है तो 2 ही लाइन अंडरलाइन देगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। खेसारी लाल का गाना है, ठीक है, चलो कोई बात ना। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी भीख नहीं मिलेगी। अरे बाप रे बाप, ये कैसा क्वेश्चन है। नहीं, संदर्भ लिखो प्रस्तुत। देखो भाई ये आपके ममता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद कर लो ना भाई। ममता पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद, मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, चलो कोई ना। अब देखो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता के सोने का आभूषण से भरा हुआ जब थाल देखा तो हतप्रभ हो गया, और आश्चर्य पिताजी इतने व्यक्ति के लिए इतना धन क्यों संग्रह करे हो, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। दुस्साहस करेंगे ही, आजकल हर लोग धन बिटोरने में लगे हैं, तो कहे नहीं उसके पिता बटोरे भाई। अच्छा नहीं बटोरने दिया जाएगा, हम छीन लेंगे। नहीं भाई हम नहीं छीने जाएंगे, कहानी में छीने जाएंगे। देखो और स्वारोही पास से या ममता ने रुक कर कहा इतना सारा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, पढ़ने के बाद लिखो। यहाँ पर ममता आ गया तो ममता पाठ से लिया गया, और इसके लेखक तुमको मैंने बता ही दिया, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या बता दो कि ममता बहुत डरी हुई थी। उसने कही कि भाई मुझे सुनाई दिया था कि ये जो अश्वारोही है ये मेरा घर तोड़वा कर घर बनाने की आज्ञा दे चुका है। मैं जीवन इसके झोपड़ी के खोदे के जाने के डर से मैं जीवन भर भयभीत रही। ममता कह रही है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ममता कह रही है कि मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं अब इसे छोड़ जा रही हूँ। छोड़ के कहाँ जाएंगी? हाँ मरने जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है, मतलब छोड़ जा रही हूँ। इसका मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ, महल बनाओ या फिर लाल किला बनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। ममता कह रही है। ठीक, अब देखो अब मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, मतलब कि एक ऐसे घर में जा रही हूँ जहाँ पर मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा, मतलब कि वो हमेशा हमेशा के लिए विश्राम कर जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ वही। चलो अब देखो यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देना भाई। इतना डीपली मैं नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताऊँगा? क्योंकि तुम उतने ज़्यादा समझदार हो, क्लास 10 के लड़के हो, मतलब क्लास 10 के लड़के नहीं हो, क्लास 10 में पढ़ते हो। देखो इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ाकर कह उठे कि एक ऐसा देश है या फिर देशों का समूह है, एक जाति या फिर अनेक जातियों का समूह है, इससे आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई नहीं जाता उसमें विभिन्नता ही देखनी। जैसे नहीं कोई ऊपर ऊपर देखता है, अरे ऊपर ऊपर, इसके घर में तो कुछ भी नहीं है, ऊपर ऊपर देख लिया। अरे भाई आओ मुकाबला करो तब ना पता चलेगा। हाँ बहुत अच्छे। चलो देखो उसी प्रकार से कोनो
विदेशी देख के हमारे भारत को कहते हैं न कि एगो देश नहीं है, बहुत सारे देश के समूह हैं, यहाँ कोनो एगो जाति थोड़े हैं, कई गो जाति हैं, हेने होने हई हऊ है, तो इसमें का बहुत सारे जातियों का समूह। लेकिन नहीं, इसी बात को यहाँ लिखे हैं कौन, ये जो लिखे हैं भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखो इसके लेखक कौन है, ये देखो भारत के बारे में जिक्र जहाँ पर आ जाएगा तो समझना भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक। और उसके लेखक कौन है, मैंने तुमसे पहले ही बताया, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक। चलो इतना लिख दोगे, व्याख्या बता देना कि हमारे देश में जितनी विभिन्नता हैं उसे देखकर कोई अनजान व्यक्ति देखेगा तो घबरा जाएगा, डेरा जाएगा और कह उठेगा कि ये तो देश नहीं है बल्कि बहुत देश का एगो संगठन है, ठीक। यह जाति नहीं है बल्कि बहुत अनेक जातियों का समूह है। इस प्रकार से तुम बनाकर लिख दोगे भाई, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, PDF दे दूंगा, उससे अच्छे से रीड कर लेना। बाकी चलो, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरे देश में बहता रहा है। कभी कभी मूर्ति बनकर, अरे भाई मूर्ति बनकर हमारे सामने आता है। तो देखो भाई, इसको यहाँ पर देखो संदर्भ लिख देना, सेम वही पाठ का है, इसको बनाकर लिख देना। बाकी यहाँ पर देख लो, ये भी है, मैं PDF दे दूंगा तो उसे रीड कर लेना। देख लो ये यहाँ पर हमारे सामने आता है, तो असभ्यता का भोग और त्याग, गांधी जी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। कौन किए हैं, वह भैया किए हैं, कौन, राजेंद्र प्रसाद जी किए हैं। कहाँ तो ला रहे हो भाई, आज का विज्ञान क्या है, विज्ञान बिना ज्ञान के ध्यान देने वाले को विज्ञान कहते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। नहीं, ये बात नहीं है। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। चलो यहाँ पर देखो विज्ञान का है, मतलब यही चीज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्हीं का है। और देख लो ये कौन सा है, ये आपका अजंता से लिया गया है, यह जनता है, अजंता जिसको कोई नहीं जानता। इसके लेखक भरत चरण उपाध्याय जी हैं, इसको भी लिख लेना बेहतरीन तरीके से, PDF ले लेना, सब चीज़ उसमें मिल जाएगी। अब देखो, अरे भाई पद्यांश भैया आइए, आपका तो अत्यंत स्वागत है, मनोरम तरीके से स्वागत किया जाए पद्यांश का। कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बनऊ पवन, सगन कुंज की छाही, प्रात समय मात जसमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजयु, अति हित साथ खियावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सौ हित जदुतात। अरे भाई कितना बेहतरीन ये दोहा है, मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था, नहीं फिर जगा हूँ। चलो देखो यहाँ पर सूरदास आ रहा है, तो तुमने क्या पता चल गया भाई, तुमको पता चल ही गया सूरदास द्वारा रचित हैं। और भाई सूर सागर ही आपका दिया गया है आपके पाठ में, तो लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से अवतरित है। अब देखो इसको मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इधर मैं लिखा हूँ, PDF लोगे तो पढ़ लेना, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, अब कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उधो भैया, अब हमसे ब्रज छोड़ा नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, और वृंदावन के गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई मुझे बहुत याद आ रही है। अपरात समय माता जसमती और नंद देखे सुख पावत, और सुबह के समय माता जसमती और नंद बाबा को देखकर जो सुख मिलता था और वो सुख अब नहीं मिल रहा है। माखन रोटी दही सजयो अति हित साथ खियावत, वो हमें माखन रोटी दही दूध भली प्रकार से जमाया हुआ दही दूध अति हित के साथ यानी कि अत्यंत प्रेम के साथ खिलाया करते थे, वो मुझे आज भी याद आ रहा है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसी रात, गोपियों ग्वालों बालों के संग दिन भर खेलते खेलते हंसते कूदते दिन बीत जाते थे। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सौ हित जदुतात, और सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी चिंता स्वयं भगवान कृष्ण जी कर रहे हैं। बाकी लिख दोगे भाई, नहीं लिखोगे इतना समझाने के बाद, इतना बेहतरीन तरीके से कौन समझाएगा तुम्हें, बता दो कमेंट में कि आपका भैया समझाएगा। देखो उधो मन भय न 10-20 एक हो, तो सो गए श्याम संको और आधे इस इंद्र शिथिल भई के सब बिनु जो दे बिनु शीस आशा लगी रही तनि श्वासा जी वही कोटि बरिस, तुम तो सकल श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंदन बिनु को नहीं जगदीश। सूर आ रहा है, समझ गए।
देखो उधो जी से कह रहा है, कौन कह रही है? गोपिया कह रही। तो गोपिया उधो जी से क्या करिए? उधो मन भय न 10 20 है उधो, हमारा मन कोई 10 20 वो मन नहीं है, हमारा भी एक ही मन है। एक हूँ तो सो गए श्याम संग, और एक मन ही है जो कि श्याम के संग चला गया है। अब को आराध्य इस, अब हम किसकी आराधना करें? इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, यानी कि कृष्ण बिनु, केशव कृष्ण का ही नाम है, तो केशव के बिनु इंद्रिया हमारी शिथिल हो चुकी है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है इंद्रियों से। ठीक है, आप देखो जो देह बिनु शीर से, जिस उसी प्रकार से जिस प्रकार से शीर के बिना देह हो जाता है, शरीर हो जाता है। आशा लगी रही तनि श्वास, तो इसी बात की आशा लगी रहती है कि जीव ही कोटि बरिस की, उनके श्वास से यानी कि उनके विचारों के, उनके सहारे, विचारों के सहारे हम कोटि बरिस तक जी लेंगे। तुम ना बोला उनको, अब तो बस इसी आशे के सहारे हम कोटि वर्ष यानी करोड़ों वर्ष तक जी लेंगे कि वो आएंगे आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे। कब आएंगे कौन जानता है? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के, तुम तो श्याम सुंदर यानी कि कृष्ण के दोस्त हो, संगतिया हो, इसलिए तुम तो सब जानते हो। सुर हमारे नंदन नंदन बिन कोई नहीं जगदीश, सुदास जी कहते हैं कि हमारे नंद नंदन बिन कोई अब जगदीश नहीं रह गया। बाकी लिख दोगे ये सारे चीज़। उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं? तो कृष्ण की बात सखियों तक पहुंचाने आए हैं। बाकी देखो भाई, शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, सूर सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सौ है, सादर बरही सब भुआए चिते, अब त्यो हमारो मन मोहे, पूछती ग्राम बधुसिय कहो सावरे के सखी रावरे के है। अरे भाई इतना डर गए तुम ना, डर गए देखते ही, मुझे पता है, लेकिन इतना नहीं आएगा। 2 लाइन मैंने तुम्हें बताया ना, 2 लाइन ही अंडरलाइन आएगा, कहीं से भी दे सकता है, तो मैंने कहा सबको मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं। तो देखो ये जो है किसका जिक्र किया गया है, समझोगे पढ़ोगे ना, तो सी आ रहा है यहाँ पर, देखो तुलसी आ रहा है, तो तुलसी सी आ गया तो समझेंगे कि तुलसीदास द्वारा रचित है। और सिया रामचंद्र यानी कि सीता जी रामचंद्र जी दोनों के बारे में बताया गया है। तो कब वहाँ पर एक हुए? जब वहाँ पर वन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर, तो यहाँ पर बता नहीं दोगे कि तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर से अवतरित हैं। बाकी ध्यान से देखो, शीश जटा उर बाहु विशाला, मतलब कि सखी जो है कहीं पर जाते थे रामचंद्र जी और सीता जी, तो कोई देखता है तो कहता है कि सीता जी से, ग्राम की जो औरतें हैं कह रही हैं कि शीश जटा और बाहु विशाल, यानी कि ए सीता जी, मतलब सीता जी नहीं कहते थे, सखी कहते हैं ना लड़कियां, हाँ ये सखी देखो ना, ये जो बड़ी बड़ी जटाएं हैं और इनके विशाल से जो बहियां हैं, दहिया में बॉडी सोडी, इसको देखकर बिलोचन लाल तीछी सी भौं, उनकी जो तीछी सी भौएं हैं, तूने सरासन बाण धारे और तीर और धनुष धारण किए हुए हैं, तुलसी वन सरग में सूठी सौ है। और देखो और मार्ग में बहुत शोभावान दिखाई दे रहे हैं, सादर बरही बार स्वभाव चिते, और सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ दिखाई दे रहे हैं। तुम जो हमारे मन मोही, जो हमारे मन को मोह रहे हैं। पूछती ग्राम वधु, और ग्राम वधुआ पूछती है सिया से कि कहो सावरे सुखी रावरे के, हे ये सांवरे रंग के तुम्हारे क्या लगते हैं सखी? आई बता देगी सखी, तो बता, चलो बताए, इसी चीज़ को तो लिखना था। सांवरे के सखी में प्रयुक्त कौन सा अलंकार है? बहुत ज़्यादा आसान है, सिंगारस हो जाएगा। ठीक, देखो सुनि सुंदर सैन सीधा, अलंकार पूछ रहा था, सॉरी भाई, सॉरी रस में ना अलंकार पूछ रहा था, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलो सुनि सुंदर बैन सुधारा शान शानी है, जानकी भली अच्छे से करे वो, उसके बाद का ये दिया गया। तो ये बात जब कह दी ना, तो सीता जी सुन के मुस्कुराती हैं और भली प्रकार से कहती है, अपनी नैन पीछे करके उनके वो देकर और मुस्कुरा कर बता देती है उनको, सखिया को, कि हमारे पति जी हैं। हाँ, तो चलो अब उस प्रकार के जो दिल से देख रहे हैं तुलसी जी, तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसित मनोकुंज की कली, मतलब ऐसा लग रहा है कि तालाब में, तालाब रूपी कमल जैसे सूर्य का उदय हुआ है, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि नेत्र रूपी कमल में सुंदर कलियाँ खिल गई है। ठीक, चलो मानुष हो तो वही रस, ये तो मैंने बहुत दिन पहले 5 क्लास में पढ़ता था, 4 क्लास में, तभी याद किया था कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो बज गोकुल के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरे चरो नित्यानंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरे कर छत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिलु कालिंदी कुल कदम की डारन। देखो प्रस्तुत
रसखानी आ गया ना तो समझ गए किसके द्वारा रचित हैं, रसखान जी द्वारा। तो अब किसके द्वारा रचित है? रसखान द्वारा। और सेवैया उनका है, सेवई ना सेवैया, तो उसी से लिया गया। मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं मरने के बाद मनुष्य में जन्म लूँ तो हमारी ये इच्छा है कि मैं बसो ब्रज गोकुल गांव के, यानी कि गोकुल गांव के, ब्रज के गोकुल गांव के बीच बसूं। जो पशु हो तो बस मेरो चरौ नित्यानंद के धेनु मचरन। और यदि मैं पशु में जन्म लूँ तो मेरी ये इच्छा है कि मैं नंद के, मतलब कृष्ण के या फिर नंद बाबा के गायों के बीच चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मेरा जन्म पाहन मतलब पत्थर में हो तो मैं पर्वत, जो कौन सा पर्वत भाई था, वो कौन सा, गोवर्धन पर्वत बनूं, जिसको स्वयं कृष्ण ने छत्रपुरंदर धारण यानी कि अपनी काली अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेर करो, अगर मेरा खग में यानी कि पक्षी में जन्म हो तो मैं वहाँ पर बसेरा करूँ। मिली कालिंदी कुल कदम की डाल, जहाँ पर कालिंदी, यहाँ पर जहाँ पर कृष्ण जी हमेशा वहाँ पर आते थे, किस डारन पर? कालिंदी कदम की डाल, यानी कि कदम के पेड़ के पास। तो भाई लाइट तो चली गई है, लेकिन मैं आपको पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, एकदम लगा रहूँगा। अब देखो, प्रस्तुत पद्य रसखान में सुजान से, हमारी पाठक पुस्तक से वैसे मतलब लिख सकते हो भाई। अब देखो, ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना, बाकी इसको देख लेना तुम अच्छे से, और इसको भी देख लेना बेहतरीन तरीके से। अब चलो, मैं तुम्हें संस्कृत गद्यांश दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि भाई 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। चलो, एक लाइट थोड़ा सा मोबाइल का जला लेता हूँ, और ताकि बेहतरीन तरीके से तुम्हें दिखाई दे मेरे भाई। चलो, तो देखो, सबसे पहला संस्कृत गद्यांश है कि ईसा नगरी भारतीय संस्कृत है, संस्कृत भाषा या से केंद्र स्थली अस्ति। 5 नंबर का आता है, देख लो। ईसा नगरी माने, अभी बताऊंगा किस चैप्टर से लिया गया, संदर्भ क्या होगा, सब चीज़ बताऊंगा, केवल ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको बता दे रहा हूँ। ईसा नगरी यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल यानी कि केंद्र स्थल है। ठीक, चलो। ईत एवं संस्कृत वामयस संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध, और यहीं से संस्कृत वामयस, अब आपको दिखाई दे रहा होगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो देखो, यहीं से संस्कृत वामयस और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह पे फैला है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पर देखो, मुगल युवराज दारा सिखो अर्थागत भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययन अकरोत, यानी कि मुगल युवराज दारा सिखो यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करता है। सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अवत, वह उसके ज्ञान से प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि सत्यन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषा में करोत, यानी कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा दिया। अब इसका संदर्भ लिख देना कि ये किस चैप्टर से लिया गया। नगरी एक ही है, वाराणसी नगरी। ठीक, तो लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, बाकी बेहतरीन है। कुंभ मेला जहाँ पर लग रहा है तो वो प्रयागराज में लग रहा है, प्रयागराज का ही पहला नाम था वाराणसी। ठीक, ना काशी वाराणसी है, ये काशी वाला है, वाराणसी प्रयागराज वाला नहीं है। चलो, ऐसा नगरी, भाई दिमाग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना देर से बोल रहे हैं, थोड़ा गला में आप देख ही सकते हो। ऐसा नगरी भी धर्म नाम के संगम स्थल यस्त, यानी कि यह नगरी बहुत सारे धर्मों का संगम स्थल है, मिलन स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकार, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य बहु महात्मा स्वयं विचार प्रसारण, स्वयं विचार यानी कि स्वयं के विचार का प्रसारण किया। कौन? ये सभी लोग। ठीक, यहाँ पर आके न केवल हम दर्शन शासित, हाँ लाइट तो दे दिया भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हंस रहे हो तो हंसते चलो। न केवलम दर्शनम साहित्य धर्म विश्व, न केवल दर्शन शास्त्र में ही नहीं, अत्रागत कौश्याम देशे देशे सर्वत्र पहिनते, यानी कि यहाँ के लंगोटी पूरा देश विदेश में पहनी जाती है। अब देखो, अत्रागत प्रस्तर मूर्तियाँ प्रस्थिता, यानी कि यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध है। यह निजम प्राचीन परंपरा इदानी पर, और यह नगरी अपनी पुरानी परंपरा को अभी भी पालन करती है। देख लो कितने बार पूछा गया है, मुझे दोष मत देना, हर साल पूछा जाता है। लिख देना संदर्भ उसी प्रकार से, ये उसका व्याख्या हो जाएगा, व्याख्या नहीं अनुवाद होता है, ध्यान देना, अनुवाद लिखना।
एकदा बहवः जना धूमयानं रेलगाड़ी, धूमयानं मतलब रेलगाड़ी, आरुहम नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा मने एक बार, बहवः मने बहुत से, जना मने लोग, धूमयान मने रेलगाड़ी पर, आरुहम मने चढ़ के, नगरम मने नगर, प्रति मने प्रति, गच्छन्ति मने जाते हैं, गच्छन्ति अस्म मने जाते। एक बार बहुत सारे लोग गाड़ी पे चढ़ के, रेलगाड़ी पे चढ़ के बहुत सारे लोग क्या करने, नगर घूमने जाते हैं। तेसु कंचितम ग्रामीण के चितम नागरिक आसन, उसमें कुछ ग्रामीण भी थे और कुछ नगरी भी थे, शहरी भी थे, शहरिया वाला। तो देखो ध्यान से, मौनम स्थितेषु तेषु एक नागरिक ग्रामीण उपहासन अप्रत्यत। मौन स्थितेषु, मौन बनाए हुए एक नागरिक ग्रामीण से, एक ग्रामीण का उपहास बनाते हुए एक शहरी नागरिक कहता है ग्रामीणा, गांव वाले। अदापि पूर्वतः अशिक्षिता अज्ञात संति, अरे गाँव वाले तो पहले की तरह ही मूर्ख और अशिक्षित हैं, कहता है हिंदी झारखंडी। न तेषाम विकास अभवत्, उनका कोई विकास नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है, तनी आओ तनी आगे देखो। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश लिख सकते हो कि प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से उदित है, मतलब इसमें बताया जाता है ना कि तनी चैलेंज ले लेता है तो गाँव वाला पैसा उससे ठग लेता है, मतलब कि जीत जाता है, गाँव वाला हार जाते हैं तो मुँह बना कर चल जाता है, कहता है कि कौनो नहीं है। अब देखो, भारतीय संस्कृति तु सर्वेशा मानवीय संगम स्थलीय अस्ति कालीन विभिन्न विचारम, ये कम ही बार पूछा जाता है, देख लो बहुत कम बार। केवल आप वाराणसी चैप्टर और एक चैप्टर कौन सा है, प्रबुद्धो ग्रामीण, ये तैयार कर लेना, ठीक। 2 चैप्टर अच्छे से, वाराणसी वाले चैप्टर के सारे जो संस्कृत गद्यांश है उसको तैयार कर लेना अच्छे से, केवल यही नहीं सारे तैयार कर लेना। ये देखो, अस्माकं संस्कृति सदैव गतिशील वर्तते, हमारी संस्कृति हमेशा ही गतिशील रही है। मानव जीवन संस्कृतम ऐसा स्थानम नम विचारम, मानव जीवन के उत्थान के लिए इसके नया विचार स्वीकृत किए जाते हैं। नव शक्ति न प्राप्त, नई शक्ति प्राप्त की जाती है। तो दुराग्रह नास्ति, यह दुराग्रह नहीं आता। विक्तुम कल्याणकारी चतम गृहतम भवति, यह अत्यंत कल्याणकारी है। तो गतिशीलता रसम मानव जीवन से शाश्वत कल्याण से निमित्तम, मानव जीवन के शाश्वत कल्याण के लिए संस्कृति आवश्यक है। यह तेतम सत्यम प्रविष्टा भूतनेषु स्वयं विचारेण अवध्यम आचार्य शरणता चेत, और हमारे जो विचार है, संस्कृति है, विचार है, रहन सहन है, वो सब चीज़ संस्कृति से न मिलती है भाई, याद कर लेना। इसको मैं PDF में दे दूंगा। तो देखो पूरी तैयारी करके जाऊंगा, इतना मैं डेडिकेट होके आऊँ, तुम देखो या ना देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क है मुझे बदलनी है दुनिया, तुझे बदलने हैं लोग, करने से बातें हो जाती है ताज़ा। और भाई ये मेहनत वाला सॉन्ग है, याद कर लेना, उसको भी लिख लेना, एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। चलो देखो, मरणम मंगलम, यह तो पद्यांश वाला है, संस्कृत पद्यांश, जो कि 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। समझ लो कितने नंबर, बहुविकल्पी का 20 नंबर अभी तक तैयार कर दिया, आपको करा दिया 6 नंबर गद्यांश वाला, 6 नंबर पद्यांश, 12 20 12 कितना हो जाएगा 32, और 5 और 5 10 नंबर ये संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश, 32 10 कितना हो गया 42 नंबर अभी क्लियर करा दिया तुरंत। अभी अब और बाकी है, लिख यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 42 नंबर अभी क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। मरणम मंगलम यति विभूषितम विभूषण, जहाँ का मरना भी देखो भाई, जहाँ मरना कल्याणकारी माना जाता है, मरणम मंगलम, जहाँ का मरना कल्याणकारी माना जाता है। यति विभूषितम विभूषणम, जहाँ पर शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण माना जाता है। कौपिनम यत कौश्यम, यानी कि जहाँ की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। सा काशी के नियत है, वह काशी किसके द्वारा मापी जाती है, ना सकती है, केहू के द्वारा ना मान ना पाई, जितना नपबा उतने फीता कम हो जाएगा। चलो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से, वाराणसी पाठ में ही है, क्योंकि काशी यहाँ पर है ना, तो काशी वाराणसी बात देखिए तो लिख देना। बाकी ये हिंदी अनुवाद वही है जो मैंने आपको अभी बताया, स्क्रीनशॉट कर लेना, बाकी PDF में सब चीज़ दिया जाएगा। बंधनम मरणम वापि, जो वापि पराजय भयत समो वीर, वीर भाव ही वीरता। बंधन हो या मरण हो, दोनों ही समों में वीर वीर ही रहता है, मतलब बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही समय में भाई गला वीर वीर ही रहता है। ओ भाई उभयत समो वीर, वीर भाव ही वीरता, दोनों ही परिस्थितियों में वीर एक समान रहता है। आगे लिख देना, इस प्रकार से वीरा वीरण पूजते से लिया गया है। ये तो मुझे काफ़ी बेहतरीन तरीके से याद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। देखो मैं आपको बता दूं, श्लोक लेखन भी आता है, तो ये एक ये तैयार कर लेना, एक ये याद कर लेना, और एक ये याद कर लेना, तीनों याद कर लेना, कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। श्लोक लेखन 2 नंबर का आता है, तीनों याद कर लोगे ना तो लिख दोगे। एक ही कोई लिखना होता है जो इस पाठ्य पुस्तक में से ना आया हो, तो वो चीज़ लिख देना। तीनों तैयार करके याद करके जाना, मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये लिख दोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुख को देखे, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुखी ना हो।
कश्चित गुरुतरम भूमे कुछ कविश्चित दुतरम न खात, कविश्चित शीघ्रतरम वाताद, कविश्चित बहुतरम तीर्णात। माने कि कह रहा है कि भूमि से महान कौन है और आकाश से भी ऊंचा कौन है और वायु से भी तेज चलने वाला कौन है और तिनका यानी कि तीर्णात यानी तिनका से भी कमज़ोर बनाने वाला कौन है। माता गुरुतरा भूमि, भूमि से बड़ी माता हैं। खाद पिचोद यानी कि आकाश से बड़े पिता हैं और वायु से अधिक तेज चलने वाला मन है और तिनका से भी कमज़ोर बना देने वाला चिंता है। अरे किस बात की चिंता, तुम जैसे चिंता करो कमज़ोर बन जाओगे। खाओ पियो मजे करो, ये पढ़ो। जीवन सूत्राणी से लिया गया है, ठीक है, जीवन के सूत्र बताने के लिए। इसे याद नहीं हो गया जीवन सूत्राणी? देखो, कीनु हितवा प्रियो भवति, कीनु हितवा सोचिया, कीनु हितवा, देखो ये क्या आ रहा है सॉरी, माँ भवांती कीनु हितवा सुखी भवेत, मानम हितवा प्रियो भवति, क्रोधम हितवा न सोचियत, कामम हितवा अथवान भवति, लोभम हितवा सुखी। तुम इसका कन्वर्ट करके याद करना, मैं यही सब चीज़ नहीं बताऊंगा। चलो ये श्लोक लेखन कहा ना, 3 याद कर लो, यही याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो तलो चलो तलो चलो पत्र लेखन बाद में बताऊंगा, अभी जीवन परिचय बता दूं। ये भाई जीवन परिचय यही है ना है कि नहीं है जीवन परिचय। देखो ये कवि का और ये लेखक का, मतलब 3 है। देखो मैं आपको बता दूं, केवल ओवरव्यू इसका दे दूं कि जयशंकर भैया रहे थे, तो उनका जन्म 1889 में हुआ था और सिंघुनी साहू परिवार में हुआ था, ठीक। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद यही, चलो ठीक है, हाँ देवी प्रसाद। 1937 में मर गए थे, 1937 में चले गए। इनकी रचना चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कंकाल, तितली, ईरावती, बहुत सारी रचनाएं हैं, याद कर लेना, एक ही लिखा जाता है। बाकी इधर देखो राजेंद्र प्रसाद भैया का, तो इनका जन्म 1884 में हुआ था, जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। पिता रहलन महादेव सहाय, माता का नाम नहीं पता। 18 फरवरी 1963 को दिव्यांगत हो गए। PDF लोगे तो उसमें सब चीज़ दिखा दी जाएगी। आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति इनकी रचनाएं हैं। बाकी चलो भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका जन्म हुआ था 1884 में अगोना में। चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम था, जो कि मिर्जापुर के कानून थे, प्रचारणी पत्रिका के संपादक थे। नागरिक 1941 में चले गए थे भैया। चिंतामणि, रश्मिमांसा, विचार विधि 3 रचना है। 3 को कवि याद करना है, लेखक का 3 को कवि का। इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम लिख के दे रहे हैं तुमको। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 करोड़ और वो खरबों बार लिख के दे रहे हैं, केवल यही तैयार करके चले जाना। 3 को लेखक या 3 को कवि के। बड़ी आ गया तो हमके आगे ट्रोल कर देना जितना करना हो। देखो सूरदास के जन्म 1478 में नक्ता नामक ग्राम में, महाप्रभु वल्लभाचार्य इनकर गुरु थे। और देखो 1583 में मर गए न, स्वर्गवासी हो गए। सूरदास सावली साहित्य लहरी रचनाएं है, याद कर लेना। तुलसीदास जी के 1532 में बांदा जिले में हुआ था। आत्माराम दुबे, पिता का नाम आत्मा, माता का नाम तुलसी देवी। इस प्रकार से याद करना। कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस 3 इनकी रचनाएं हैं। देखो महादेव वर्मा का यहाँ पर है अच्छे से। देखो फर्रुखाबाद में 1907 में होली के दिन भर, होली के दिन, ठीक है। चलो होली आ ही रहा। 11 सितंबर 1987 को मर गई नहीं, गुजर के पास्ट अभी। दीपशिखा निहासन गीत बड़ी ही आसान तरीके से आपने समझा दिया गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, अभी निबंध देखना है, पत्र लेखन देखना है। तुम काहे इतना भाग रहे हो? चलो देखो निबंध में देखो क्या क्या चीज़ें याद करनी है। निबंध चाहे किसी भी टॉपिक पर आ जाए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों टॉपिक पर आ जाए, तुम्हें निबंध के 3 चीज़ें जाननी है। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज़ होती है प्रस्तावना होता क्या है मेरे भाई? प्रस्तावना। दूसरा क्या होता है? मध्य भाग। तीसरा क्या होता है? उपसंहार। ये 3 चीज़ें याद रख लेना, हो जाएगा। शुरुआत में प्रस्तावना लिखना, उसके बाद बीच वाला में भाग लिख देना, उसके बाद उपसंहार लास्ट में लिख देना। देखो प्रस्तावना इस प्रकार से प्रदूषण की समस्या और समाधान में आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं को मशीनों का गुलाम बनकर रह गए हैं। वो अपने पर्यावरण का भी ध्यान नहीं रखता। ये रूपरेखा लिखो या फिर ना लिखो चलेगा, लेकिन यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि हमारा पानी, मिट्टी सब दूषित हो चुके हैं। प्रदूषण का पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में हानिकारक घटक आ जाते हैं, इससे वह दूषित होने लगता है, तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं।
चलो देखो, प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है, जैसे वायु प्रदूषण। वायु में अनेक हानिकारक पदार्थ मिलने से वायु दूषित हो जाती है और इससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है और सबसे अधिक मोटर बाइक चिमनी से निकलने वाला धुआं पराली जलाने से फैलता है। जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है, इसके बिना पेड़ पौधे जीव जंतु का अस्तित्व ही नहीं है। बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले व कारखाने का निकले गए मैल को नदी में मिला दिया जाता है, जिससे जल दूषित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण उसी प्रकार से लिख सकते हो, लिख दो कि नहीं। प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण की समस्या पैदा कर रही है, प्रदूषण की समस्या पैदा कर रही है। प्रदूषण की समस्या से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है और इससे मनुष्य अपंग, बहरा, दृष्टिबाधित हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नहीं, अत्यंत सुंदर। समस्या का समाधान। प्रदूषण से बचने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, कूड़ा करकट को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने के से यह समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ नहीं, कहीं खत्म नहीं होगी, प्रदूषण रहेगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। चलो उपसंहार। भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उन्हें 1974 में प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया और इसके अंतर्गत वनों को कटाई रोकने की दिशा में कठोर कदम उठाए गए 1974 में। ठीक है, चलो आतंकवाद की समस्या और समाधान। प्रस्तावना। आतंकवाद हिंसा का एक रूप है जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। अब देखो, आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है और न कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा सावधानी होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास होता है जिसमें राष्ट्र दो के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। ओ भाई, राष्ट्रवाद क्या होता है कमेंट में बताना, सोशल साइंस में आता है। चलो, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है। ठीक है। अब देखो, भारत में आतंकवाद। हमारे भारत में भी आतंकवाद का दिन पर दिन उड़ता ही जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में अनेक बार हिंसा फैली। आतंकवाद का समाधान। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित कर दिए हैं। इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना आवश्यक है। उपसंहार। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह उसके समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। भारत के जन जन का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि उससे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। बहुत सुंदर, उठाया जाएगा ही, हम तो उठाएंगे आवाज़। बोलिए आतंकवाद भागो इंडिया से, नहीं तो मारपीट देंगे हम लाठी उठा के। ऐसा ही आवाज़ उठाना है। ठीक, उठा दोगे तुम भी। जब परीक्षा दे आओगे तो अभी झगड़ा लड़ाई मत करना भाई। चलो, आप देखो, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर क्या है प्रस्तावना। यह भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश, विकासशील मतलब जो अभी विकास कर रहा है। विकसित मतलब जो पहले से डेवलप हो चुके हैं, चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, लड़ाई झगड़ा, हथियार, बंदूक, गोला बारूद या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकसित हो चुके हैं उन्हीं को विकसित देश कहते हैं। ठीक, यहाँ की जनसंख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व का पहला स्थान पर आ चुका है। थोड़े दिन पहले का ही मतलब था ये PDF, तो अब पहला स्थान पर आ चुका है। ठीक, पहला स्थान पर आ चुका है। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ तक पहुँच गई है, जो चीन से भी आगे हो गई है। भाई जनसंख्या वृद्धि समझ सकते हो कितना ज़्यादा हाई हो रही है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है? किसी भी विशेष समय अंतराल जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों में संख्या में होने वाला परिवर्तन। लिख लेना भाई, ये चीज़ तो तुम तो लिख ही लोगे। हाँ, ये चीज़ देख लेना कि विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बाकी अब तुम लिख लोगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से। चलो तुमको क्या समझाता हूँ, चलो ये समझाता हूँ। पत्र लेखन, और ये 2 पत्र लेखन बताऊंगा। इससे किसी भी टॉपिक पर आ जाए तुम पत्र लेखन लिख लोगे, ये मेरी गारंटी है, आपके भाई की गारंटी है, हमारी गारंटी। देखो, पत्र लेखन तुम्हारे बोर्ड ने 2023 से पहले नहीं था, 2023 में भी पत्र लेखन नहीं था। 2024 से बोर्ड ने कहा कि पत्र लेखन देना ज़रूरी है, क्योंकि भाई लड़कों को भाई हमेशा पत्र लिखने का काम आ जाता है, कहीं पर भी लिखने का, आप समझ ही रहे हो। तो देखो, बिजली के समस्या के निराकरण हेतु बिजली विभाग के शिकायती पत्र लिखना है। और भाई बिजली के मान लो कि बिल नहीं, देखो कहीं बिजली बिल आ रहा है, तो अब उसके लिए क्या शिकायत पत्र लिखोगे?
बिजली काट रहा है, दिन भर कट रहा है, कहीं टूट गया है तार, उसके लिए लिखोगे। और बिजली बिल आ गया है और तुम जमा नहीं कर रहे हो, आप पत्र लिखोगे, नहीं लिखोगे। ऐसा नहीं टॉपिक पर लिख मत देना कि उधर से फॉर्म आ जाए। तो ऐसा चीज़ लिखा जाता है कि जो हाँ गलत सबको दिखे कि हाँ ये गलत हो रहा है भाई। मान लो कि तुम्हारा बिजली विभाग वालों ने तार काट कर लेकर चले गए बिना किसी गलती के, तुम्हारा बिजली बिल भी जमा है तो भी तो उस चीज़ पर लिख सकते हो। तो उसी प्रकार से भाई हमारे इधर आए थे, तार और काट के चले गए बिजली वालों ने, तो हम कहा ठीक है हम पर तो नहीं लिखेंगे भाई, कैसे कि हम जानते हैं लिखना, मगर लिख देंगे तो गलती हमारे में ये बिजली बिल जमा ही नहीं है तो नहीं लिखें, वरना तो हम 1 मिनट में लिख देते हैं। तो तुम भी लिख दोगे 1 मिनट में। देखो लिखना सेवा में बिजली विभाग बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया जिस भी राज्य के हो, बलिया जिले के राज्य के जिस भी हो, तो देखो सेवा में बिजली विभाग बलिया उत्तर प्रदेश, ये केवल यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। मान्यवर हम इस गांव के या फिर इस शहर के निवासी हैं, हम आपका ध्यान बिजली की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं या फिर चाहता हूँ। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली के सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में होती है। आप जानते हैं गर्मी के मौसम में कितना बिजली की जरूरत है, तो हाय रे गर्मियाँ, वही तो गाना आप गाने लगोगे। चलो हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। अरे ऐसे लिखो ना, छोड़ो इसको, लिखो कि प्रणाम गुरु जी, अरे मान्यवर जी हम हे गांव के निवासी हैं। हे गांव मतलब यही गांव के निवासी हैं। हमारे गांव में दिन भर बिजली कट रही है, ठीक है, और हमको बहुत सारे कार्य करना है, जैसे पानी के लिए और पंखा चलाने के लिए और फ्रिज चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता है। लेकिन दिन भर बिजली काट रही है, तो कृपया इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना भाई। अब देखो क्योंकि ये जीवन का मूलभूत आधार होता है, बिजली नहीं रहेगी तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, बढ़िया से बिजली नहीं देगी, तो ये चीज़ लिख देना बढ़ा चढ़ा के। तो इस स्थिति में आपसे निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसको शीघ्र समाधान करें। दिनांक लिख देना 00 लिख देना। इसी प्रकार से दिनांक लिखा जाता है, क्योंकि किस डेट को कॉपी चेक होगी, किस डेट को ये होगा वो होगा तुम्हें नहीं पता। और निवासी बलिया, अपना नाम XYZ क ख ग घ अंग तक मत लिखना, क ख ग घ लिख देना। प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। छात्रवृत्ति क्या होता है, मतलब स्कूल में तो छात्रवृत्ति बहुत फेमस है। शुल्क मुक्ति इसी को कहा जाता है, छात्रवृत्ति इसी को कहा जाता है, इंग्लिश में फुल फी कंसेशन इसी को कहा जाता है मेरे भाई। देखो सेवा में तो लगाना मत भूलना, हमेशा सेवा में लगाना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। प्रधानाचार्य महोदय किसको लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य महोदय लिखोगे। ज्ञानती देवी इंटर कॉलेज बलिया उत्तर प्रदेश, जिस भी कॉलेज के वो प्रधानाचार्य हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना, और जहाँ का पता है मतलब इंटर कॉलेज वो जहाँ पर है उसको यहाँ पर लिख देना। कहीं पर स्कूल का नाम जहाँ पर है स्कूल उसका यहाँ पर लिखना है। एक लाइन छोड़कर यहाँ एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन जैसे लाइन होता है ना उसको छोड़ के लिखना। विषय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, फिर लिखना एक लाइन छोड़ के, और महोदय, महोदय के बाद कॉमा लगा के फिर लिख देना मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे माता गृहिणी हैं और प्राय बीमार रहती हैं, जो घर में कमाने वाला कोई नहीं, मेरे 2 भाई स्कूल में पढ़ते हैं, जिससे विनम्र निवेदन है कि शुल्क माफ करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि हम पुस्तकें आदि का बंदोबस्त कर सकें। हमारी माता कृपा होगी, आपकी माता की कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी से मेरे चरणों में आपका प्रणाम, नहीं आपके चरणों में मेरा प्रणाम। XYZ कक्षा 10 दिनांक यहाँ पर लिख देना। इसी प्रकार से कर देना। आशा करता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। PDF लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, और लाइक ठोक देना, इतना मेहनत किए हैं आपके लिए, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।